हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वेब्स एडुकेयर में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम। अगर आप दोस्तों बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर में हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। बीएड सेकंड ईयर का पेपर 1 नॉलेज एंड कैरिकुलम का यूनिट 1 यूनिट 2 दोस्तों कंप्लीट हो चुका है पेपर 1 में। तो अगर वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। सीरियल वाइज सारी वीडियो अपलोड है। दोस्तों, यूनिट 3 में आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम, यानी प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार का डिजाइन होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं प्रकृतिवाद का प्रवर्तक फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो को माना जाता है। रूसो स्वच्छंद प्रकृति का व्यक्ति था। उसने सामाजिक बंधनों से त्रस्त होकर कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, यानी हो सकता है कि ज्यादा उन्हें टॉर्चर मिला होगा समाज से, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह अपनी सभी जगह बंधनों से जकड़ा हुआ है। प्रकृतिवादी विचारकों के मतानुसार वह शिक्षा सर्वोच्च होती है जो बालक का स्वाभाविक विकास करे और उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ये मानते हैं कि प्रकृति के नियम ही शाश्वत है और इनके अतिरिक्त कोई पारलौकिक सत्ता नहीं है। प्रकृतिवादी यानी रूसो मानते हैं कि प्रकृति के ही नियम शाश्वत है जो कभी नश्वर नहीं है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड की रचना का मूल कारण भी ये प्रकृति को ही मानते हैं कि ये ब्रह्मांड का जो रचना हुआ है वो भी प्रकृति की वजह से हुआ है। विश्व की अन्य रचनाओं के समान ही मनुष्य भी प्रकृति जन है। विश्व में जितनी भी रचनाएं हैं उसी तरह से उसमें एक मनुष्य भी है। मनुष्य के मन, मस्तिष्क एवं अन्य विचार भी क्या है, प्रकृति जन ही है। प्रकृतिवाद किसी प्रकार की आध्यात्मिक सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, यानी आदर्शवाद का ये बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आदर्शवाद यानी कि पहली वीडियो, इससे जस्ट पहली वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे दोस्तों तो प्लीज आप देख लीजिएगा। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और इस वीडियो में प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आदर्शवाद अध्यात्म को इम्पोर्टेंस देते हैं और प्रकृतिवाद बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करते, यानी जस्ट आदर्शवाद के ये क्या है, विपरीत है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता क्या है, भौतिक है, आध्यात्मिकता नहीं। जबकि आदर्शवाद क्या मानते हैं, आध्यात्मिक है, और प्रकृतिवाद क्या मानते हैं कि अंतिम जो वास्तविकता है वो क्या है, भौतिक है। इसी प्रकार से दोस्तों प्रकृतिवाद विचारधारा का मूल सिद्धांत प्रकृति की ओर लौटो, इनका मूल सिद्धांत क्या है, प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर, तथा समाज के बंधनों को तोड़ो, बैक टू सोशल बॉन्ड्स। प्रकृतिवाद प्रकृति के सुंदरमय वातावरण में जीवन व्यतीत करने का समर्थक है, यानी जो प्रकृति का सुंदर ये वातावरण है उसमें जीवन हमें व्यतीत करना चाहिए, न कि कोई बंधन में बंधे होना चाहिए। राज्य के कठोर नियंत्रण का विरोध करना चाहिए, कोई भी कठोर नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए। अपने जीवन को खूबसूरत से प्राकृतिक वातावरण में बिना बंधन के व्यतीत करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवादी विचारधारा का समावेश सर्वप्रथम बेकन तथा कार्मेनियस ने किया। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के मतलब कि फील्ड में इन लोगों का क्या विचारधारा रहा। परंतु शैक्षिक क्षेत्र में प्रकृतिवादी सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्व रूसो ने दिलाया, यानी कि स्टार्टिंग किन्होंने किया, बेकन और कार्मेनियन ने, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस, प्रकृतिवाद का इम्पोर्टेंस शिक्षा के क्षेत्र में किसने दिलवाया, रूसो ने दिलवाया। इन प्रकृतिवादी विद्वानों ने प्राकृतिक स्थानों के साथ साथ बालक की मूल प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए इस बात पर भी बल दिया। यानी इन्होंने बोला कि बालक की जो मूल प्रकृति है, मूल उसका जो गुण है, वास्तविक उसका नेचर है, उसकी इच्छा है, उसकी जो भी टैलेंट है, उसको ध्यान रखते हुए प्राकृतिक तरीके से बच्चों को एजुकेशन प्रदान करनी चाहिए। रूसो ने कहा बच्चे का स्वभाव मूलतः अच्छा होता है और समाज उसे भ्रष्ट कर देता है। बच्चा जब जन्म लेता है, पैदा होता है तो उसमें कोई दोष नहीं होता है, वो उसका बेसिक जो गुण होता है वो अच्छा होता है, सही होता है, लेकिन समाज उसको क्या कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। जब वो अपने समाज जैसे वातावरण में वो रहता है वैसा वो बन जाता है। इसका मतलब कि समाज ही उसे, अगर भ्रष्ट बच्चा होता है तो समाज की ही वजह से होता है। और इस प्रकार से दोस्तों बालक की अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बालक की मूल प्रवृत्तियों, आवेगों, रुचियों एवं क्षमताओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये प्रकृतिवाद बोलते हैं कि जो बच्चे की मूल प्रवृत्ति है, मूल आवेग है, रुचि, क्षमता, जो बच्चे का नेचुरल है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बालक को शैक्षिक क्षेत्र में इस बात की सुविधा एवं अवसर भी प्रदान करना चाहिए कि वो अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित हो सके, यानी नेचर के अनुसार वो अपने आप को डेवलप कर सके, न कि
किसी के कंट्रोल में रहकर वो डेवलपमेंट करे। बालक के विकास में प्रकृति का योगदान होना चाहिए, यानी प्रकृति का भी रोल होना चाहिए उसके डेवलपमेंट में, न कि केवल शिक्षक का, पुस्तक का और विद्यालय का। यानी बच्चे के डेवलपमेंट में टीचर्स का, बुक का, स्कूल का मतलब इम्पोर्टेंट रोल तो होता ही है, साथ ही साथ नेचर का भी होना चाहिए, प्रकृति का भी होना चाहिए। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी प्रकृतिवाद ने बोला कि मतलब जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा बच्चे के लिए है, न कि बच्चे शिक्षा के लिए, इसलिए बच्चे के अनुसार एजुकेशन होना चाहिए। इस विषय में रोस महोदय का कथन उल्लेखनीय है। प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बालक का है, न कि शिक्षा का, स्कूल का, पुस्तक का, अध्ययन की वस्तु का। यानी कि प्रकृतिवाद के अनुसार एजुकेशन के सेक्टर में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? बालक का। प्रमुख स्थान किसका है? बालक का। उसके बाद ही टीचर का, स्कूल का, पुस्तक का। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में प्रचलित विषयों का विरोध किया गया है तथा पुस्तकीय शिक्षा को बच्चों के लिए अनावश्यक बताया गया है। पुस्तकीय ज्ञान की केवल यहाँ पर बातें नहीं होगी, केवल पुस्तकीय ज्ञान बच्चे के अंदर नहीं ठूसना है। पुस्तकीय ज्ञान व्यवहारिक नहीं होता है, ये मानते हैं कि पुस्तक का जो ज्ञान है वो व्यवहारिक नहीं है। बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव, निरीक्षण एवं स्वयं करके सीखने से ही प्राप्त होगा। यानी बच्चे को जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो एक्सपीरियंस है, वो कैसे सीखेंगे? खुद करके वो सीखेंगे। इसलिए इंद्रिय प्रशिक्षण को अनिवार्य माना गया। साथ ही कहा गया कि प्रकृति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षक है। इन्होंने क्या माना कि प्रकृति ही हमारी टीचर है, हम प्रकृति से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जो अच्छे कार्य करने पर प्रोत्साहन तथा गलत कार्य करने पर दंड भी देती है। हम प्रकृति में अगर हम बुरे काम करेंगे, अगर आग में हम ऑटोमेटिक जाएंगे तो जल जाएंगे, तो हमें खुद दंड मिलता है, तो हमें पता चल जाता है कि आग में हमें नहीं जाना चाहिए। यानी प्रकृति में आप अच्छा काम करेंगे तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा और गलत काम करेंगे तो दंड मिलेगा। इसलिए प्रकृति ही हमारी क्या है? सबसे अच्छी टीचर है। प्रकृतिवाद विचारकों के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक के स्वाभाविक विकास में सहायक हो। यानी कि प्रकृतिवाद ये मानते हैं कि इस तरह का हमें करिकुलम डिजाइन करना चाहिए जो बच्चे के नेचुरल डेवलपमेंट में वो हेल्प करे, न कि मतलब बच्चे के अंदर कोई कंट्रोलिंग करके उसका डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, वो नेचुरली वो डेवलप करे। इस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों प्रसिद्ध प्रकृतिवादी विचारक आर्मेनियस के अनुसार वास्तव में बालक के व्यवसायिक विकास हेतु उसे सब विषय पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उसका व्यवसायिक विकास भी हो सके, अर्थात पाठ्यक्रम में सब विषयों का समावेश होना चाहिए। कार्मेनियस के विचारों को रस्क महोदय ने इस प्रकार व्यक्त किया। कैसे किया? कार्मेनियस का उद्देश्य था सब मनुष्य को सब विषय पढ़ाना। यह सब विषयों में से कुछ को चुनना आवश्यक नहीं समझना था। मतलब उनका यह मानना था कि सब व्यक्ति सब विषय पढ़े। जैसे आज के टाइम में होता है ना कि आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से कि कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, लेकिन उनका मानना था नहीं, सभी को सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्यक्रम के विषय में अपने विचार सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किए। इनके अनुसार जीवन की सभी क्रियाओं का उनके महत्व के अनुसार विभाजन होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि हमारे जीवन की जितनी क्रियाएं हैं उसका जो भी इम्पोर्टेंस है उसके अनुसार उसका विभाजन होना चाहिए, और उन क्रियाओं के अनुसार विषयों का भी निर्धारण हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। स्पेंसर ने जीवन संबंधी समस्त क्रियाओं उनके अनुरूप विषयों का विभाजन इस प्रकार किया। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से स्पेंसर ने किया, सभी क्रियाओं उसके अनुरूप जो विषय है उसका डिवीजन। प्रथम वर्ग में आत्म संरक्षण संबंधी क्रियाएं आती है, यानी खुद की मतलब कि संरक्षण करना। पाठ्यक्रम में इनसे संबंधित विषय शरीर विज्ञान एवं स्वस्थ विज्ञान होना चाहिए ताकि बच्चे खुद को स्वस्थ रख सके प्रथम कक्षा के लिए। द्वितीय कक्षा में मानवीय क्रियाएं आती है, आत्म संरक्षण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आत्म संरक्षण के लिए मानवीय क्रियाएं होनी जरूरी है, और मानवीय क्रियाएं के लिए उन्होंने भोजन, वस्त्र, आवास को माना है कि ये जरूरी होती है। तो इससे रिलेटेड हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि इससे रिलेटेड भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल आदि विषयों को रखा जाना चाहिए। इसी प्रकार से तृतीय वर्ग में उन क्रियाओं को सम्मिलित होना चाहिए जो व्यक्ति को संतान के पालन पोषण में सहायक हो। ठीक है, तृतीय वर्ग में उन्होंने क्या रखा? प्रथम वर्ग में तो रख दिया आत्म संरक्षण, पहले अपनी खुद की रक्षा करना जिम्मेदारी होती है, शरीर को बचाना, तो इसके लिए स्वस्थ विज्ञान, शरीर विज्ञान। दूसरी वर्ग में उन्होंने क्या रखा? मानवीय क्रिया, जो कि कहीं ना कहीं हमें आत्म संरक्षण में भी योगदान देती है। तो हो गया भोजन, वस्त्र और आवास, ये जरूरी होता है इंसान के लिए, तो इसको उन्होंने रखा, जिसमें भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल आदि विषयों को रखा। तृतीय वर्ग में उन क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए जो व्यक्ति को संतान के पालन पोषण में सहायक हो, अपने बच्चे को पालन पोषण में सहायक हो। तो इन क्रियाओं में दक्षता प्राप्त करने के लिए गृह विज्ञान, शरीर विज्ञान और बाल मनोविज्ञान विषय को
होना चाहिए, पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आगे चतुर्थ वर्ग में उन्होंने रखा उन मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित किया जो व्यक्ति के सामाजिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि अब लोग आगे बढ़ेंगे तो समाज में रहेंगे और हमारे जो राजनीतिक संबंध है और जो हमारे सामाजिक संबंध है वो सही होने चाहिए। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप व्यक्ति योग्य नागरिक अच्छा पड़ोसी बनता है। अगर इन सब चीज ये क्रियाएं अगर वो सीखता है, जानता है, इसमें सक्सेस होता है तो एक अच्छा व्यक्ति और योग्य नागरिक अच्छा पड़ोसी बन पाएगा। इन क्रियाओं के सहायक मुख्य विषय होते हैं। इन क्रियाओं के लिए किन किन विषयों को होना जरूरी है? इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन विषयों का पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान होना चाहिए। इसी प्रकार से 5वें वर्ग में उन क्रियाओं को उन्होंने सम्मिलित करने की बात कही है जो मनोरंजक हो, क्योंकि मनोरंजन भी व्यक्ति के लिए जरूरी है, व्यक्ति की रुचियों तथा भावनाओं को संतुष्ट करती है। इन क्रियाओं से संबंधित विषय क्या क्या होना चाहिए? कला, भाषा, साहित्य, संगीत, ये होना चाहिए, पाठ्यक्रम में हमारा सम्मिलित होना चाहिए। यानी कि मनुष्य के पूरे जीवन को ध्यान में रखकर उन्होंने इस तरह से विषयों को विभाजित किया। इस प्रकार से स्पेंसर के अनुसार शिक्षा पाठ्यक्रम में विभिन्न आवश्यक विषयों का समावेश होना चाहिए जो भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। रूसो ने बालक की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का विकास का आधार बनाकर बालक के जीवन काल के आधार पर शिक्षा का निर्धारण किया है। जीवन काल को देखते हुए रूसो ने निर्धारण किया। तो स्पेंसर का हम लोगों ने देखा वर्गीकरण, विभाजन विषयों का किस प्रकार से होना चाहिए हमारी मानवीय जो क्रियाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए। अब रूसो ने क्या किया है कि 5 से 12 वर्ष तक बच्चों के लिए ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण एवं शारीरिक शिक्षा आवश्यक बताते हुए पाठ्यक्रम में केवल दौड़ने, भागने, यात्रा करने, कूदने, तैरने, संगीत आदि विषयों को स्थान दिया है। पूर्व किशोरावस्था यानी 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों में शारीरिक विकास एवं ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण हेतु तर्कशील, सामाजिक, बौद्धिक शिक्षा के लिए, यानी कि उन्हें तर्कशील होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, बौद्धिक शिक्षा भी उन्हें प्रदान करनी चाहिए। तो इसके लिए पाठ्यक्रम में होना चाहिए विज्ञान, गृह विज्ञान, बैंकिंग, कला आदि विषयों को स्थान दिया है। किशोरावस्था यानी 15 से 25 वर्ष तक में नैतिक एवं सामाजिक शिक्षा का विशेष महत्व है। साथ ही काम संबंधी उचित शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम में समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्य एवं अन्य कलात्मक विषयों का भी समावेश होना चाहिए। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इन सभी प्रकारों से स्पष्ट है कि प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में सभी आवश्यक क्रियाओं हेतु आवश्यक विषय रखे हैं तथा पाठ्यक्रम में आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता को ये नहीं मानते। तो दोस्तों आपने देखा प्रकृतिवाद के अनुसार किस प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ अपने उन सारे दोस्तों को, मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा जो बीएड सेकंड ईयर में है और तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं सेकंड ईयर में, उनके लिए दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर बीएड सेकंड ईयर में आप हैं, आपके मित्र हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। सारी वीडियो आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों सीरियल वाइज सारी वीडियो आप लोगों को मिल रही है और अभी से आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे, कर लेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट 5-10 क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।